एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है एक दिन खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। पर बावजूद इसके लोग षड्यंत्र बनाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक लड़की की मौत हो जाती है बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दक्षिणी पूर्वी दिल्ली का एक इलाका पड़ता है सरिता बिहार। बात कर रहा हूं मैं 26 फरवरी 2019 की सुबह जब लोग अपनी ड्यूटी को जा रहे थे तो देखते हैं कि सरिता बिहार रेलवे लाइन किनारे एक बोरी पड़ा है, जिसे देख करके लोगों को थोड़ा सा शंका महसूस होता है। इसीलिए इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि उस बोरी के अंदर एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है, जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके शरीर पे कोई भी चोट और घाव के निशान भी नहीं था। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उसका शिनाख्त भी नहीं कर पाता है, जिससे पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि शायद ये लड़की इस इलाके की नहीं रहने वाली है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके जेब से एक लेटर मिलता है, जिस लेटर पे लिखा गया था कि मेरे साथ अश्लील हरकत हुई है और मेरा न्यूड वीडियो भी बनाया गया है, और यह हरकत कोई और नहीं बल्कि आयुष और उसके 2 दोस्तों ने किया है। उस पेपर पे आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखा गया था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करती है। उधर से एक लड़का फ़ोन उठाता है। पुलिस जब उसका नाम पूछती है तो वो लड़का अपना नाम आयुष ही बताता है, जो बुराड़ी इलाके का रहने वाला है। पुलिस आयुष को थाने में बुला लेती है। पुलिस जब उस लड़की के डेड बॉडी का फ़ोटो आयुष को दिखाती है और उससे उसकी हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो आयुष पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं हूँ और ना ही मैं इसे जानता हूँ। ज़रूर मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बावजूद इसके पुलिस आयुष से और भी कई तरह के सवाल करती है, जिससे पुलिस को लगता है कि शायद आयुष सच बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़की की डेड बॉडी के बारे में पता लगाने लगती है। पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है तो आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिलती है और मालूम चलता है कि उस लड़की का नाम सुरभि है। सुरभि जो दक्षिणी पूर्वी दिल्ली अंबेडकर नगर के दक्षिणपुरी की रहने वाली है। सुरभि के पिता जो गार्ड की नौकरी करते हैं। पुलिस को जैसे ही सुरभि का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस अपनी टीम के साथ सुरभि के घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात उसके पिता से होती है। पुलिस जब सुरभि के पिता से पूछताछ करती है तो सुरभि के पिता कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी के नंबर पे कल किसी ने फ़ोन किया था नौकरी देने के लिए, इसीलिए मेरी बेटी इंटरव्यू देने के लिए गई थी। इधर जैसे ही सुरभि के पिता को मालूम चलता है कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है, पूरा परिवार चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस सुरभि के परिवार वालों से ही उसके हैंडराइटिंग का कुछ सैंपल लेती है और उसके जेब से जो लेटर मिला था उसकी राइटिंग का मैच कराती है तो मालूम चलता है कि सुरभि के जेब में जो लेटर मिला था वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि सुरभि ने ही लिखा था। इसीलिए पुलिस सुरभि के परिवार वालों को लेकर थाने में पहुंच जाती है और उन्हें आयुष को दिखाती है। सुरभि के परिवार वाले जब आयुष को देखते हैं तो उसे देखकर पहचानने से इनकार कर जाते हैं। कहते हैं कि साहब, मैंने इस लड़के को ना तो पहले कभी देखा है और ना ही इसका नाम जानते हैं। पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है कि आखिरकार वो कौन था जिसने सुरभि को फ़ोन करके इंटरव्यू देने के लिए बुलाया था। उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस सुरभि के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि 25 फरवरी को सुरभि के मोबाइल पे एक ही नंबर से कई बार फ़ोन आया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी दिनेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। दिनेश जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो संगम बिहार का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही दिनेश का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस दिनेश के घर पर जाती है और वहाँ से दिनेश को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है और फिर दिनेश से सुरभि की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार दिनेश अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन दिनेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। भलसवा क्षेत्र का रहने वाला धीरेंद्र
एक हत्या के आरोप में जेल चला जाता है। धीरेंद्र जब जेल में जाता है तो जेल के अंदर ही धीरेंद्र की मुलाकात एक कैदी से होती है जिसका नाम है बंटी। बंटी जो कि ऑलरेडी एक छटा हुआ बदमाश है। धीरेंद्र जब जेल में जाता है बंटी से उसकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। आए दिन हर रोज जब दोनों के बीच में झगड़े तकरार होता है वहाँ के कैदी दोनों को छुड़ा तो देते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इस प्रकार से दुश्मनी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है इधर दिनेश भी एक चोरी के मामले में उसी जेल में चला जाता है। दिनेश भी जब जेल में पहुंचता है तो दिनेश की दोस्ती धीरेंद्र से हो जाती है। उसके बाद से जेल के अंदर ही धीरेंद्र और दिनेश बंटी को सबक सिखाने का सोच लेते हैं। करीब 2 महीने पहले धीरेंद्र और दिनेश एक साथ ही बेल पे रिहा होते हैं। दोनों जब बेल पे रिहा होते हैं इसी संगम विहार में आकर एक किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद से दोनों बंटी से बदला लेने के लिए उसके बारे में पता लगाने लगते हैं। तो मालूम चलता है कि बंटी बुराड़ी इलाके का ही रहने वाला है। बंटी का ही भाई है आयुष। दोनों को मालूम चलता है कि बंटी के पास एक 200 गज का प्लॉट है जिसकी देखरेख उसका भाई आयुष ही करता है। इधर धीरेंद्र और दिनेश अब बंटी को सबक सिखाने के लिए एक बड़े बेहतरीन तरीके से षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों एक ऐसा षड्यंत्र बनाते हैं जिसकी वजह से आयुष जेल चला जाए और फिर उसके प्लॉट पे ये दोनों कब्जा कर ले। एक दिन दिनेश जब अपनी प्रेमिका से बातचीत करता है तो बातों बातों में दिनेश को मालूम चलता है कि उसकी प्रेमिका की एक सहेली है जिसका नाम है सुरभि, जो नौकरी की तलाश कर रही है। दिनेश को जैसे ही मालूम चलता है अपनी प्रेमिका को अपने पास बुलाता है और अपने ही मोबाइल से सुरभि के नंबर पर फ़ोन करवाता है। दिनेश की प्रेमिका अपनी सहेली सुरभि से कहती है कि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो मेरे आशिक से आकर के मिल लेना। जैसे ही नौकरी के लिए कहती है सुरभि भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर 25 फरवरी को सुबह तैयार होकर के दिनेश से मिलने के लिए संगम विहार उससे किराए के कमरे पर पहुंच जाती है। इधर दिनेश और धीरेंद्र अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए इससे पहले ही अपने इस षड्यंत्र में एक और दोस्त सौरभ भारद्वाज को शामिल कर लेते हैं। सुरभि जब दिनेश के कमरे में पहुंचती है उस वक्त दिनेश, धीरेंद्र और उसका दोस्त सौरभ तीनों कमरे पे मौजूद थे। सुरभि जैसे इनके कमरे पे पहुंचती है तीनों मिलकर के सुरभि को धर दबोचते हैं और फिर उसके साथ बारी बारी से तीनों दुष्कर्म करते हैं। साथ ही साथ उस पल का कुछ फोटो और वीडियोज़ भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। जब इन तीनों की अपनी हवस पूरी हो जाती है उसके बाद से सुरभि इन तीनों के सामने अपने हाथ जोड़ करके और ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है। कहती है कि तुम लोग को जो कुछ भी करना था तुम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब मुझे छोड़ दो। लेकिन ये तीनों इतनी आसानी से सुरभि को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि सुरभि को धमकी देते हुए कहते हैं कि जैसा हम लोग कह रहे हैं तुम वैसा करो, वरना जो हमने वीडियो बनाया है उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। तीनों मिलकर के सुरभि को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पे लिखो कि तुम्हारे साथ आयुष और उसके 2 दोस्तों ने गलत किया है। साथ ही साथ उसका कुछ वीडियो भी बना लिया है और उस पेपर पे आयुष का मोबाइल नंबर भी लिखो। सुरभि अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों के सामने इस प्रकार से मजबूर हो जाती है कि ना चाहते हुए भी उस लेटर को लिख देती है। लेकिन जैसे उस लेटर को लिख देती है उसके बाद से ये तीनों मिलकर उसी कमरे के अंदर सुरभि की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। सुरभि की जब मौत हो जाती है उसके बाद से उसकी डेड बॉडी ठिकाने लगाने के लिए फिर से एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दिनेश सुरभि की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने 2 दोस्तों से बात करता है, जिसमें से एक का नाम है रहीमुद्दीन और दूसरे का नाम है बंटी। उसी रात को ही दिनेश इन दोनों से कहता है कि हमारे पास एक डेड बॉडी है, अगर तुमने उस डेड बॉडी को ठिकाने लगा दिया तो बदले में हम तुम्हें 4000 रुपये देंगे। 4000 रुपये की जब लालच देता है ये दोनों दिनेश की बातों में आ जाते हैं और दिनेश के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद से दिनेश एक टैक्सी बुक करता है, अपने पास बुलाता है। इधर सुरभि की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक कर देता है और रहीमुद्दीन के हवाले कर देता है। रहीमुद्दीन और बंटी सुरभि की डेड बॉडी को लेकर उस टैक्सी में उसी रात को निकल जाते हैं और फिर सरिता विहार रेलवे लाइन किनारे पहुंचते हैं और उसी रेलवे लाइन किनारे उस बोरी को फेंक देते हैं। वहां से उसके बाद दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में दिनेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस दिनेश के ही तहरीर पर उसके दोस्त धीरेंद्र, सौरभ भारद्वाज, रहीमुद्दीन और बंटी इन चारों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन 5 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार जो रहने वाले तो बिहार प्रदेश के हैं, लेकिन हरियाणा में रहकर नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मेरे दूसरे व्यूअर हैं गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जो भरतपुर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अबुजैद शेख। अबुजैद शेख जो दुबई से मेरे वीडियो को देखते हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं दिलीप चौरसिया। दिलीप चौरसिया जो मुंबई शहर के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं कामिल मलिक। कामिल मलिक वैसे तो अपना एड्रेस नहीं दिए हैं, लेकिन कामिल मलिक का आज जन्मदिन है। कामिल मलिक साहब, आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।